हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में क्या बात करेंगे, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे और उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा ये सीरीज़ है ये हमने स्टार्ट किया है क्योंकि जो हमारा गेट का एग्ज़ाम है वो फेब में होने वाला है, तो 1.5 मंथ रह गया है। तो हम ये हमारा रिवर्स मेथोडोलॉजी है, हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर हम उसको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस टाइप का पेपर पैटर्न है, क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो विदाउट डिले हम पढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया था, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये मिसमैच रिपेयर से आया हुआ था। ये मोलिकुलर बायोलॉजी में जो रिपेयर है उससे आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, इन मिसमैच रिपेयर, इन मिसमैच करेक्शन रिपेयर द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डॉटर स्ट्रैंड बाई। तो इसमें क्या पूछा है कि जो मिसमैच करेक्शन रिपेयर होता है उसमें जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है वो कैसे डिफरेंशिएट होता है डॉटर स्ट्रैंड से। तो पहला ऑप्शन जो उन्होंने है एस्टिलेशन, दूसरा है फॉस्फोराइलेशन, तीसरा है मिथाइलेशन है, जो लास्ट ऑप्शन है वो ग्लाइकोसाइलेशन। तो आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग जो हमारा पेरेंटल स्टैंड और जो डॉटर स्टैंड होता है वो किस बेस पर मतलब डिस्टिंग्विश होता है। आपको पता होगा कि मिथाइलेशन, जो हमारा पेरेंटल स्टैंड होता है उस पर मिथाइलेशन होता है, जो न्यूली स्टैंड होता है उस पर मिथाइलेशन नहीं होता है। तो उसके बेस पर हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा डॉटर स्टैंड है और कौन सा पेरेंटल स्टैंड है और मिसमैच किस में हुआ है। तो जो हमारा इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सी हो जाता है, मेथिलेशन। तो ये हमारा जो बहुत सारे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन, मेथाइलेशन, एस्टाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, शुमाइलेशन, लिपिडेशन, यूबिक्विटिनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हमारे बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे इस बार आया है। इस बार जैसे पूछा है कि मेथिलेशन क्या होता है, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट आया है, तो नेक्स्ट टाइम आपको दूसरा रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं। जो पीटीएम, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स जो हमारे प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओएच ग्रुप का एडिशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। यूबिक्विटिनेशन मीन्स जब किसी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना होता है तो उस पर यूबिक्विटिस प्रोटीन्स आकर के लग जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं और उसका 26 एस मीडिएटेड प्रोट्यूसोम डिग्रेडेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं यूबिक्विटिनेशन। तो यूबिक्विटिनेशन जब होता है तो वो प्रोटीन डिग्रेडेड हो जाती है। और जब हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो उसके फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसा कि पता है जब हमारे अमाइनो एसिड जो होता है प्रोटीन्स में, उसमें दो सिस्टीन आपस में क्लोज आते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं और ये हेल्प करता है प्रोटीन फोल्डिंग में। फर्दर जो हमारा है वो ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो प्रोटीन के शुगर के एडिशन को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। नेक्स्ट है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जो हमारा होता है प्रोटीन में भी और डीएनए में भी होता है, वो स्टैंड में और प्रोटीन में अमीनो एसिड पे मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप का एडिशन हो जाता है, वो हेल्प करता है। कभी कभी जो मिथाइलेशन होता है हमारा वो प्रोटीन के फोल्डिंग में भी रहता है और जो हमारा ये है डीएनए, उसका क्या होता है जब पैकिंग होता है तो वो डीएनए को टाइटली पैक करने में हेल्प करता है मिथाइलेशन। फिर है एस्टाइलेशन। एस्टाइलेशन मीन्स एसाइल ग्रुप का एडिशन ऑन न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो है हमारा एस्टाइलेशन होता है, ये प्रोटीन को जब हमारा डीएनए पैक हो जाता है तो उसको जब ओपन होना होता है मतलब रेप्लिकेशन के लिए, तो एस्टाइलेशन उसमें हेल्प करता है। मीन्स जब एस्टाइलेशन होगा तो मोस्ट केसेस में हमारा जो डीएनए है वो ओपन हो जाता है, मतलब रिलैक्स होता है, और मेथाइलेशन में हमारा वो टाइट पैक हो जाता है। फर्दर फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉस्फोरस ग्रुप का एडिशन ऑन प्रोटीन। फिर सुमो, सुमोलेशन मीन्स सुमो प्रोटीन होता है वो हमारे जब हमारे प्रोटीन्स पे आकर के ऐड हो जाता है उसको एडिशन को बोलते हैं स्मॉलेशन। और लिपिड्स, जैसा कि नाम सजेस्ट है, जब लिपिड हमारे प्रोटीन्स पे आकर के बाइंड करे और इंटरेक्ट करे तो उसको बोलते हैं लिपिडेशन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा, इसका जो सही आंसर है वो मिथाइलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, द बेसिस फॉर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग विथ पग वेक्टर इज। तो जो सेकंड क्वेश्चन गेट में उन्होंने पूछा है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। कहाँ से है ये, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। उन्होंने पूछा है कि जो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन स्क्रीनिंग होता है पैक वेक्टर में, वो किसके बेस पर हम करते हैं। तो पहला है इंट्रा एलिलिक कॉम्प्लीमेंटेशन, दूसरा है इंटरजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन, फिर है इंट्राजेनिक सेपरेशन और फिर है एक्स्ट्राजेनिक सेपरेशन। तो जो हमारा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होता है ये हमारा जब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो हम डीएनए को हम स्क्रीन करते हैं तो उसके बेसिस पर ये होता है। तो जो हमारा इसका सही ऑप्शन है वो ए है, मीन्स इंट्रा एलिलिक कॉम्प्लीमेंटेशन। इंट्रा एलिलिक कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है,
कि जब हमारा कोई भी एलील, जब हम जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं अपने वेक्टर में, तो इंट्रा मीन्स सेम, मीन्स विद इन, मीन्स जो हमारा सेम वेक्टर होता है उसी में ही जाकर के इंसर्ट किया हो इंट्रा एलिलिक, नॉट इंटर मीन्स डिफरेंट में नहीं, सेम। तो ये हमारा होता है कि जब हमारा वेक्टर में जो हमारा ये वो जीन होता है लैगजेड, तो उसमें जब जाकर के जीन हमारा इंसर्ट हो जाता है तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उससे जो हमारा कलर होता है वो ब्लू और व्हाइट आता है। तो इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो ये हमारा है जो ये लैगजेड है, ये हमारा वेक्टर है, पग 18 वेक्टर है। इसमें है हमारा एक MCS मल्टीपल कोडिंग साइट है, और हमारा इसी पे लैगजेड साइट भी होती है। तो जब हम इधर फर्दर जब हम देखते हैं, अगर कोई भी डीएनए को जब हम इंसर्ट करते हैं इस वेक्टर में, तो क्या होता है, नो इंसर्ट, मतलब जो हमारा डीएनए है वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है इस वेक्टर में। तो अगर जब हमारा जाता है विथ इंसर्ट, मीन्स जब हमारा ये चला गया है जीन, तो क्या होता है कि ये जब जीन यहाँ जाकर के लैगजेड पे बाइंड करेगा तो लैगजेड साइट को डीएक्टिवेट कर देता है, मीन्स वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और प्रॉपर जो प्रोटीन होता है लैगजेड वो फॉर्म नहीं होता है। तो क्या होगा, ओनली लाइक बीटा इज मेड, मतलब ओनली लाइक बीटा मेड होता है और जो पूरा फंक्शनल ग्रुप नहीं मेड होता है। तो उससे क्या होगा, जब उसको हम प्लेटिंग करते हैं फर्दर, प्लेट ऑन अगार कंटेनिंग एक्स गाल मीडियम, जब हमारा क्या होता है, जब हम एक्स गाल मीडियम पे इसको प्लेट करते हैं, तो क्या करता है, ये जो हमारे रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो वाइट कॉलोनी देते हैं कंटेनिंग जीन, क्योंकि जो हमारा है वो लैगजेड वो इनएक्टिवेट हो जाता है और एक्स गाल को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होता, व्हाइट में कन्वर्ट होता है, मीन्स नो क्लीवेज ऑफ एक्स गाल, जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है उसको यूज नहीं करता और एक्स गाल को क्लीव नहीं करता है। और ये जब नो इंसर्ट मीन्स जिसमें ये हमारा जीन नहीं गया है लैगजेड में, वो फंक्शनल था, बोथ सब यूनिट बनाया लैगजेड का, बोथ सब यूनिट ऑफ लैगजेड आर मेड, तो जो लैगजेड के दोनों सब यूनिट को बनाया अल्फा और बीटा को फंक्शनल रहा, और वो हमारा एक्स गाल को यूज़ किया और उसको क्लीव किया, और फर्दर जब उसको क्लीव करता है तो ब्लू कॉलोनी आ जाती है। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा वो व्हाइट कॉलोनी देगा, और जिसमें हमारा जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो ब्लू कॉलोनी देगा। और जो हमारा एक्स गाल होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट होता है, उसको यूटिलाइज करता है और फर्दर कलर देता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारा ब्लू व्हाइट स्क्रीन करते हैं पग वेक्टर्स में, वो इंट्रा एलिलिक कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स विद इन एलील, मीन्स जो इंट्रा एलिलिक सेम वेक्टर्स में जो कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, आपका जीन इंसर्ट होता है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, तब ये जो फर्दर हमारा प्रोसेस होता है ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होता है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू व्हाइट, क्योंकि इसमें ब्लू कलर आता है जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो व्हाइट कॉलोनीज देते हैं। तो इसके बेस पर हम जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को हम स्क्रीन आउट कर लेते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। तो आई होप ये सेकंड जो है आंसर आपको समझ में आया होगा। फर्दर थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो इम्यूनोलॉजी से पूछा गया है। क्या है, इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट ऑफ एन एंटीबॉडी आर एसोसिएटेड विथ, जो हमारे इडियोटाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं एंटीबॉडी में, वो इसमें पूछा है कि जो इडियोटाइप होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, कैसे बनते हैं। तो पहला ऑप्शन जो उन्होंने पूछा है वो कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, जो सेकंड है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, फिर पूछा है वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के इडियोटाइप्स होते हैं, सॉरी डिफरेंट टाइप के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, लाइक इडियोटाइप, आइसोटाइप एंड एलोटाइप। तो हम एक एक को देखते हैं। तो अगर आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। तो जो हमारा इसका आंसर है वो सी हो जाता है, मीन्स इडियोटाइप डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं वेरिएबल रीजन पे, जो एंटीबॉडी का हमारा हैवी चेन होता है और लाइट चेन होता है, तो जो वेरिएबल रीजन होता है लाइट चेन्स का, उस पे ही ये वेरी करते हैं इडियोटाइप्स। तो इसको इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, वेरिएबल रीजन। हम इडियोटाइप को देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे जो एंटीजन डिटर्मिनेंट होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हमारी एंटीबॉडी जो होती हैं उसमें बहुत सारे डिटर्मिनेंट होते हैं बेस्ड ऑन कि कहाँ पे उसमें वेरिएशन है, कि आइसोटाइप्स पहला होता है, दूसरा एलोटाइप, तीसरा इडियोटाइप। तो आइसोटाइप क्या होता है कि हमारा कोई भी एंटीबॉडी है, जब एक माउस की IG1 और IgM मीन्स माउस की इम्यूनोग्लोबुलिन G1 और माउस की IgM को मतलब जो देखते हैं, तो इसमें म्यू और कप्पा रीजन जो होते हैं, और इसमें गामा और कप्पा रीजन होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, मीन्स दोनों माउस के हैं, एक IgM है और एक IG1 है, मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन G का वन वेरिएंट है। तो यही देखा गया है कि सेम ही दोनों एंटीबॉडी सेम है, आइसो मीन्स सेम, सेम क्लास की हैं बट डिफरेंट हैं एंटीबॉडीज, एक है G1 और M है। फिर सेकंड है एलोटाइप। एलोटाइप मीन्स जैसा कि दिखाया गया है डिफरेंट स्ट्रेन्स, एंटीबॉडीज जो डिफरेंट स्ट्रेन से होती हैं, माउस की स्ट्रेन 1
IgG1 और माउस की स्ट्रेन पी से IgG1 मीन्स माउस के दो स्ट्रेन है, स्ट्रेन ए स्ट्रेन बी। एक जो एंटीबॉडी है वो स्ट्रेन बी से आया, एक एंटी जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन ए से आया, उसको बोलते हैं एलोटीपी मीन्स एंटीबॉडीज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन। फिर थर्ड है इडियोटिपिक। इडियोटिपिक डिटरमिनेंट क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है वेरिएशन होगा वो लाइट चेन पे होगा। किसमें होगा, वेरिएबल के लाइट चेन में जो हमारा होता है लाइट एंड हैवी चेन्स के, उसमें मोस्टली जो वेरिएशन होते हैं ये एक है माउस की IgG1 अगेंस्ट एंटीजन ए और माउस की IgG अगेंस्ट एंटीजन बी। तो ये देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक एंटीजन ए के लिए है, एक एंटीजन बी के लिए है। इसमें डिफरेंस क्या है, मान ली ये जो हमारे वेरिएबल रीजन होते हैं हैवी और लाइट का, उसी पे डिफरेंशिएशन होता है, तो इसको बोलते हैं एडियोटाइप। तो आपको क्लियर हुआ होगा आइसोटाइप्स मीन्स सेम क्लास की एंटीबॉडी सेम माउस से आई हैं, बस वो IgG1 और M होती हैं। एलोटाइप मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन। और इडियोटाइप जो होती हैं वो उसमें वेरिएशन कहाँ होता है, हैवी एंड लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में, जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है। एक एंटीबॉडी है वो अल्फा चेन की बाइंड करेगी अगेंस्ट, और एक है जो वो बी अगेंस्ट एंटीजन बी के लिए बाइंड करेगी, सेम ही एंटीबॉडी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एडियोटाइप जो होते हैं वो वेरिएबल रीजन पे हैवी और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फोर्थ है। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन्वॉल्व्स। जो हमारा ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें चार इन्होंने पूछा है। पहला है प्रेसिपिटेशन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा है ऑप्शनाइजेशन और फोर्थ है एग्लूटिनेशन। तो हम एक एक को देखते हैं ऑप्शंस। पहला है प्रेसिपिटेशन, सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन और थर्ड है ऑप्शनाइजेशन और फोर्थ है एग्लूटिनेशन। तो अगर आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप और इसकी टेस्टिंग वगैरह, तो जो हमारा इसका आंसर हो जाता है वो एग्लूटिनेशन हो जाता है। इसका जो आंसर है वो एग्लूटिनेशन। तो ये जो ऑप्शनाइजेशन होता है आपको पता है, ये जो हमारा जब हमारा फेगोसाइटोसिस होता है उसके बाद ये ऑप्शनाइजेशन होता है, मीन्स ऑप्शनल प्रोटीन आती हैं और वो एंटीजन को किल करती हैं, मतलब ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, तो ऑप्शनाइजेशन नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन भी एक एंटीजन एंटीबॉडी का पार्ट है, तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी आपस में न्यूट्रलाइज एक दूसरे को करते हैं। और प्रेसिपिटेशन मीन्स ये इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। जो हमारा इसका आंसर है वो एग्लूटिनेशन होता है। तो एग्लूटिनेशन को हम देखते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है, इट इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड टू डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एक इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट है जो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को डिटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड यूजफुल मेथड फॉर सेमी क्वांटिटेटिंग ऑफ आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या करता है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी कंसंट्रेशन को मेजर भी करता है। द रिएक्शन अकर बिटवीन इनसॉल्युबल एंटीजन एंड एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी। तो जो इसमें एंटीजन होगा वो इनसॉल्युबल होता है और एंटीबॉडी होती है, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, उसी को ये मेजर करता है। द रिएक्शन विल रिजल्ट इन फॉर्मिंग एग्रीगेट और एग्लूटिनेट। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट फॉर्मेशन हो जाता है जब रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, या तो एग्लूटिनेट बनता है। एंटीबॉडीज दैट प्रोड्यूस सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एग्लूटिनिन्स। जो एंटीबॉडीज होती हैं जो ऐसा रिएक्शन बनाती हैं, एग्लूटिनेट बनाती हैं या एग्रीगेट बनाती हैं, उसको बोलते हैं एग्लूटिनिन्स। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन्स। तो जो हमारा ब्लड टाइपिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो टेस्ट यूज होता है वो एग्लूटिनेशन होता है। तो आप इसको याद रखना। जो ऑप्शनाइजेशन होगा वो इम्यूनोलॉजी में आता है, एंटीजन को क्लिक करने के लिए, उसको खाने के लिए। प्रेसिपिटेशन जो होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, वो भी एंटीजन एंटीबॉडी का एक रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स इसमें एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो एग्लूटिनेशन है वो ब्लड टाइप का एग्जाम्पल है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो व्हेरेज टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ये क्या हमारा बी और टी सेल से क्वेश्चन हमने पूछा है इम्यूनोलॉजी से। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से भी पूछे जाते हैं गेट में और गेट बी में भी। तो इसमें क्या है कि जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, थाइमस में, बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर में। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो थाइमस में ओरिजिनेट होते हैं और बी बोन मैरो में। तो इसका जो आंसर होगा वो थाइमस होगा। क्या होगा, थाइमस। ये हम देख सकते हैं जो इसका इसका आंसर है वो थाइमस। जो टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, हाँ थाइमस होगा। इसमें हम इसमें ये गलत हो गया है ऑप्शन। तो इसका जो होगा ये आंसर इसका होगा थाइमस। क्या होगा, थाइमस। तो जैसा कि डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बोन मैरो ये हमारा है, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हमारा, ये क्या है, लिम्फॉइड सेल्स हैं। ये बोन मैरो में लिम्फॉइड सेल्स हैं। जब ये लिम्फॉइड सेल्स फर्दर डिफ्रेंशिएट होती हैं बी सेल्स में और टी सेल्स में, तो जो हमारा टी सेल्स होता है उसका ओरिजिनेट यहाँ से कहाँ से होता है, थाइमस से। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, टी सेल्स का, ये थाइमस से। और जो हमारा बी सेल है ये बोन मैरो से ओरिजिनेट हो रहा है। तो बी सेल्स बोन मैरो से ओरिजिनेट होंगी और टी सेल्स हमारी जो फर्दर ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से होती है, थाइमस से होती हैं।
तो इसमें देख सकते हैं कि ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड अदर्स आर यहाँ से होती हैं। तो इसमें हमारा जो पूछा गया है ऑप्शन वो क्या था, बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिन फ्रॉम बोन मैरो, वेयर टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिन फ्रॉम थाइमस। ये कहाँ से होती है, थाइमस से होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा थाइमस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो, अ ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी इज वन इन व्हिच द, पहला है अ ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी इज वन इन व्हिच द heavy and light chain are from human, heavy chain is from human and light chain is from mouse, light chain is from human and heavy chain is from mouse, और लास्ट ऑप्शन CDRs are from mouse and the rest is from human। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी क्या होती है। तो ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, CDR फ्रॉम माउस एंड द रेस्ट इज फ्रॉम ह्यूमन। तो जो ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ओनली CDR जो होते हैं वो माउस के होते हैं और पूरी एंटीबॉडी जो होती है ह्यूमन की होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। हैवी एंड लाइट चेन फ्रॉम ह्यूमन, ये गलत है। हैवी चेन इज फ्रॉम ह्यूमन एंड लाइट चेन फ्रॉम माउस, ये भी नहीं है। लाइट चेन इज फ्रॉम ह्यूमन एंड हैवी चेन इज फ्रॉम माउस, ये भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना कि जो ह्यूमनाइज एंटीबॉडी होती है उसमें बस जो CDR रीजन्स होते हैं, मतलब CDR मतलब हैवी और लाइट चेन होते हैं वो माउस के होते हैं, ऊपर के जो CDRs होते हैं जो वेरी करते हैं, जो एंटीजन से बाइंड करते हैं, और अदर अदर जो पूरा रीजन होता है एंटीबॉडी का वो ह्यूमन से होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं ह्यूमनाइज एंटीबॉडी क्या होती है। ह्यूमनाइज एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडीज फ्रॉम नॉन ह्यूमन स्पीसीज whose protein sequences have been modified to increase their similarity to antibody variants produced naturally in humans। तो ये हमारी एक एंटीबॉडी है, ये माउस की 100% माउस की, और एक है ये 20% माउस की, मीन्स ये काइमेरिक है। काइमेरिक मतलब कि ये हम देख सकते हैं कि एक माउस की एंटीबॉडी है और ये एक ह्यूमन की एंटीबॉडी है। जब ये हमारा ह्यूमन और माउस का मिलता है, ऊपर का रीजन हैवी चेन और लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, तो ये काइमेरिक हो जाता है। काइमेरिक मतलब कि माउस और ह्यूमन की दोनों की आपस में मिक्स है, काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट मिक्स है। काइमेरिक मतलब दो स्पीसीज का। और हमारी ह्यूमनाइज कब होंगी, कि जो हमारे CDRs जो होते हैं वो कहाँ के होंगे, माउस के होंगे, और जो रेस्ट होगा वो हमारा ह्यूमन का होगा, तब उसको बोलते हैं हम ह्यूमनाइज एंटीबॉडीज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमनाइज एंटीबॉडी क्या होती है। जब CDRs माउस से और बाकी रेस्ट पोर्शन ह्यूमन की एंटीबॉडी हो तो उसको बोलते हैं ह्यूमनाइज एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 7वां क्वेश्चन, क्या है, डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड इज यूज्ड एज क्रायो प्रिजर्वेंट फॉर मेमेलियन सेल कल्चर्स बिकॉज। तो जो हमारा DMSO होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी कहाँ से है, एनिमल सेल कल्चर से पूछा गया है। कहाँ से, एनिमल सेल कल्चर से पूछा गया है। तो पहला, इट इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इजली पेनिट्रेट सेल्स, इट प्रोटेक्ट सेल्स बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, इट इज आल्सो यूटिलाइज एज अ न्यूट्रिएंट। तो जो हमारा DMSO होता है वो क्या होता है, वो क्रायो प्रोटेक्टेंट होता है, जैसे आपको पता होगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाता है, इसका ऑप्शन है सी। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट सेल्स बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है, सेल्स को बचाता है बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को क्रिस्टल्स के फॉर्म में बना देता है। ये एज अ क्रायो प्रिजर्वेंट यूज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, सी ऑप्शन। तो हम इसको देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, DMSO के बारे में। एज अ क्रायो एज अ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट, DMSO इज added to self freezing medium to prevent the formation of ice crystals। तो सेल्फ फ्रीजिंग मीडिया में डाला जाता है टू प्रिवेंट आइस क्रिस्टल्स ड्यूरिंग द सेल्फ फ्रीजिंग प्रोसेस। तो ऐसा ना हो कि जो हमारे होते हैं सेल्स के क्रिस्टल बन जाए, उसको बचाता है, ये क्रायो प्रोटेक्ट का काम करता है। अदरवाइज सेल्स वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड डेड। तो इससे क्या होगा, सेल्स हमारी डिस्ट्रॉय और डेड भी हो सकती हैं, इसलिए DMSO को एज अ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज इन सेल बैंकिंग, जब सेल्स को हम प्रिजर्व करते हैं तब DMSO भी यूज़ किया जाता है। DMSO हैज़ अ लो टॉक्सिसिटी टू सेल्स। ये जो DMSO होता है, डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड, ये सेल्स के लिए टॉक्सिक नहीं होता, मीन्स कम टॉक्सिक होता है, तो इजिली इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, न्यूड माइस रिफर्स टू, जो क्वेश्चन 8 है वो इम्यूनोलॉजी से फिर पूछा गया है। क्वेश्चन 8 कहाँ से, इम्यूनोलॉजी से। न्यूड माइस रिफर्स टू, तो न्यूड माइस क्या होते हैं ये पूछ रहे हैं। माइस विदाउट स्किन, माउस विदाउट थाइमस, नॉकआउट माउस, और ट्रांसजेनिक माइस। तो इसका जो आंसर होगा वो माइस विदाउट थाइमस। जो माउस होते हैं जब उसमें थाइमस को निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूड माइस। तो आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा इसमें कि माइस विदाउट स्किन,
ये ऑप्शन गलत है, ये जो इसका ऑप्शन होगा वो बी है, माइस विदाउट थाइमस। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम कि न्यूड माइस क्या होता है। अ न्यूड माउस इज अ नेचुरली म्यूटेटेड माउस दैट लैक अ थाइमस। तो ये म्यूटेटेड माउस होता है नेचुरली, ये ऑलरेडी म्यूटेटेड होता है जिसमें थाइमस नहीं होता है। आल्सो लैक्स हेयर मीन्स न्यूड, इसमें हेयर्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको लगा होगा कि स्किन, इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, ये नहीं है। द लैक ऑफ थाइमस इज द न्यूड माउस रिजल्ट इन टी सेल डिफिशियंसी। जब थाइमस नहीं होगा तो टी सेल्स की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि जो हमारा टी सेल्स होती हैं वो थाइमस से बनती हैं और मेच्योरेट होती हैं, thereby making the nude mouse immunodeficient and able to accept foreign tissues such as human tumors। तो इससे क्या होता है कि ये इसमें इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाती है जब हम इसमें थाइमस निकाल देते हैं। तो ये क्या करता है, इसलिए जो फॉरेन टिश्यू होते हैं, ह्यूमन ट्यूमर्स वगैरह, उनको ये एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए ये न्यूड माइस बोला जाता है, क्योंकि इसमें थाइमस नहीं होता है और ये इम्यूनोडिफिशियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9th क्वेश्चन, वो क्या है, हीट इनएक्टिवेशन ऑफ सीरम इज डन टू इनएक्टिवेट। तो ये भी हमारा जो है वो एनिमल सेल कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन एनिमल सेल कल्चर से, इम्यूनोलॉजी से और आरडीटी से गेट में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं। तो आपके लिए ये जो अभी अपकमिंग एग्जाम है गेट का, गेट 2024, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या है, हीट इनएक्टिवेशन ऑफ सीरम इज डन टू इनएक्टिवेट। पहला है प्रायॉन्स, माइकोप्लाज्मा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो हम क्यों करते हैं सीरम्स का हीट इनएक्टिवेशन, किस लिए, टू इनएक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं उसमें हम उसको इनएक्टिवेट करने के लिए हम सीरम को हीट इनएक्टिवेशन करते हैं। ये नहीं प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के लिए नहीं करते हैं, प्रियॉन्स के लिए नहीं करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए नहीं करते हैं, किसके लिए करते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इनएक्टिवेट के लिए करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन जो था वो सी था, heating serum at 56 degree is used to inactivate complement in several immunological assay। तो जब हम 56 डिग्री पे हम इनएक्टिवेट करते हैं किसको, सीरम को हीट के थ्रू, तो क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इनएक्टिवेट करता है और बहुत सारे ये इम्यूनोलॉजिकल एसे में यूज किया जाता है। ड्यूरिंग हीटिंग बोथ हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल एंटी कॉम्प्लीमेंटरिटी एक्टिविटी डेवलप। तो क्या होता है, हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल जो इनकी एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी हो जाती है वो डेवलप हो जाती है और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाता है। तो जो इसका आंसर हमारा था वो इसका होगा सी, हीट इनएक्टिवेशन ऑफ सीरम इज डन टू इनएक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ये क्या है, चूज द करेक्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन हमारा ये जो है वो मीन्स हमारा सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन ये जीपीसीआर से है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है इन्होंने मतलब दिया हुआ है कि हमें करेक्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे चूज करना है, मीन्स फ्रॉम, मतलब हमें जो सही स्टेप्स है कि मतलब पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, उसको हमें स्टेप वाइज इसको सही अरेंज करना है। पहला जो ए ऑप्शन इसमें क्या दिया गया, हार्मोन पहले आता है, फिर 7 TM रिसेप्टर, फिर जी प्रोटीन, फिर CAMP, फिर पीके। फर्दर हार्मोन, जी प्रोटीन, 7 TM, CAMP, पीके। तो ये सब जो हमारा है ये सेकंड ऑप्शन ये गलत है। थर्ड जो है हार्मोन, फिर 7 TM रिसेप्टर, फिर जी प्रोटीन, ये भी गलत है। जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है हार्मोन प्लस 7 TM रिसेप्टर प्लस CAMP, ये भी गलत है। जो हमारा सही ऑप्शन इसका है वो पहला है। क्या होता है कि जब हार्मोन पहले आएगा वो बाइंड करेगा 7 TM रिसेप्टर से, जब रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो इनएक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, किसको करेगा एक्टिवेट, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। फिर जी प्रोटीन जो होता है वो CMP को एक्टिवेट करता है और CMP पीके को एक्टिवेट कर देता है। तो जो इसका सही आंसर है हमारा ये पहला है। इसके बारे में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हमारा जो आंसर होगा उसका ए होगा। पहले क्या होता है, लिगेंड, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो हार्मोन होता है, वो आकर के बाइंड करता है किससे, 7 TM। ये जो हमारा है ये 7 मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, जीपीसीआर रिसेप्टर देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 7 TM इसलिए बोलते हैं। जब इससे बाइंड किया तो हमारा ये अल्फा बीटा गामा सब यूनिट था इसका, जी प्रोटीन का जीडीपी फॉर्म में था। जब ये मतलब बाउंड किया इससे तो एक्टिवेट कर दिया जी प्रोटीन को, और ये जब जी प्रोटीन ऑन हुआ तो ये क्या करता है, जीटीपी को लेकर के जीडीपी में एक्सचेंज हो जाता है, जीटीपी को लेकर के ये एक्टिवेट हो जाता है अल्फा सब यूनिट, और बीटा गामा डिसोसिएट हो जाते हैं। जब अल्फा एक्टिवेट हो जाता है तो ये डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग करेगा। तो जो पहला सिग्नलिंग होता है जब जी एस अल्फा एक्टिवेट होगा, क्या होगा, बहुत सारी ये टाइप्स होते हैं जी प्रोटीन के, पहला जब जी एस अल्फा एक्टिवेट होगा तो ये क्या करता है, एडनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। जब एडनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है तो CAMP को बढ़ाने लगेगा।
जब CMP को खूब सारा बढ़ाएगा तो CMP एक्टिवेट कर देता है PKA को, प्रोटीन काइनेज ए को। जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, सेल ग्रोथ एंड मोटिलिटी को बढ़ाने लगता है। तो यही जो हमारा आंसर था वो यही से रिलेटेड था। देख सकते हैं कि पहला जब होगा हार्मोन आकर के बाइंड किया एज अ लिगेंड मॉलिक्यूल, वो 7TM रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड किया, जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर था जो हमने डायग्राम में देखा। इस पे फर्दर होगा हमारा जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो गया यहाँ पे जब GTP बाउंड हो गया। फिर फर्दर CMP मॉलिक्यूल को ये बनाने लगा। तो ये यहाँ पे देखिए हम इसमें CMP मॉलिक्यूल को ये हमारा बना रहा है। पेनिस साइक्लेज जब एक्टिवेट होता है तो ये CMP को बनाने लगा। फर्दर ये PKA को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे ये देखिए PKA को एक्टिवेट कर रहा है और सेल ग्रोथ और मोटिलिटी को ये इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे जी प्रोटीन के और टाइप्स हैं, जैसे GI अल्फा। क्या है ये? इनहिबिटरी अल्फा होता है। ये क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता है और CMP कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाता है तो सेल मोर्टेलिटी को वो कम हो जाती है। फर्दर क्या होता है, GQ अल्फा। जो GQ अल्फा होता है वो PLC बीटा को एक्टिवेट करता है और वो क्या करता है, इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम होता है वो उसको बढ़ाने लगता है और PKC को एक्टिवेट करता है। फर्दर जो PKC होता है वो सेल प्रोलिफरेशन और सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है। जो लास्ट होता है G अल्फा 12, वो क्या करता है, GTPase रो GTPase को एक्टिवेट करेगा और वो क्या करती है, सेल प्रोग्रेशन और मेटास्टेसिस में हेल्प करती है रो GTPases। तो ये हमारा GPCR का एक मैकेनिज्म था जो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और इससे क्वेश्चंस अब केट में भी आने लगे हैं और आएंगे भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये GPCR सबसे लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। लिगेंड आया, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, हार्मोन होगा, एंजाइम होगा, वो हमारे 7TM से बाइंड करेगा। फिर हमारे जी प्रोटीन जो GDP फॉर्म में था, इनएक्टिव था, उसको GTP को लेकर के एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट जब हो जाता है तो जी अल्फा प्रोटीन फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग करेगा, ये सेल ग्रोथ को बढ़ाएगा, सेल मोटिलिटी को बढ़ाएगा, सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ाएगा और कैंसर प्रोग्रेशन मेटास्टेसिस में हेल्प लेगा। तो ये हमारा GPCR का पूरा पाथवे था। तो आई होप जो ये क्वेश्चंस था इसका आंसर ये जो ए है कैसे है उसको हमने एक्सप्लेन किया, तो ये आपको समझ में आया होगा। जो आज का सेशन था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा आपके लिए, और हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में देखा और समझने की कोशिश की। तो अगर आपको कोई डाउट अभी भी है या कोई डाउट है, आप और फर्दर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और आप कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये जो वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।